Assalamu alaikum. My name is Israr Ahmed. I am first year MBBS student at Khyber Medical College, Peshawar. Today I am going to share my MD-CAT journey. मेरी FSC में 1031 मार्क्स से और MD-CAT में 186 मार्क्स से और मैट्रिक में मेरे 1094 मार्क्स से। मेरे बहुत सारी जूनियर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी MD-CAT जर्नी और जो भी आप सजेशन है, आपके सजेशन है, उसको शेयर करें हमारे साथ। तो चूँकि मैसेज बहुत ज़्यादा थे तो मैंने हर एक को इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर सकता। तो एक्सपीरियंस रहे MD-CAT में और जो प्रॉब्लम मेरे सामने उनको मैंने किस तरह सॉर्ट आउट किया और जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई, तो मैंने उन सब पॉइंट्स को इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जो चीज़ एक्सप्लेन की वो 100% आपके साथ रिलेट करे, बस आपने अपनी वीकनेस को देखना है और उसको अपने मुताबिक अपडेट करना है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप हू मेरी स्ट्रेटजी अपनाएं, बस आपने अपनी स्ट्रेटजी को में अपनी वीक पॉइंट को देखना है और उसको इसके मुताबिक डालना है। द मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग फॉर MD-CAT इज़ वेदर यू शुड जॉइन एकेडमी और नॉट। तो मैंने FSC इस्लामिया कॉलेज पेशावर से की है और मैंने FSC फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ट्यूशन क्लासेस ली थी जो एकेडमी में होते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट एकेडमीज़ में ली थी। तो मैंने जब हमारे FSC का एग्ज़ाम ओवर हुआ तो हमारे MD-CAT के लिए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाकी थे। तो उसमें जो एकेडमी में जो क्रैश कोर्स करवाते हैं तो मैंने वो ज्वाइन नहीं की, क्योंकि उसमें काफ़ी वक्त ज़ाया भी होता है, आने जाने में ज़ाया होता है और फिर वहाँ पे बैठने और टीचर्स आने और वगैरह डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। तो मैंने वो क्लासेस ज्वाइन नहीं की। मेरा चूँकि FSC फर्स्ट ईयर और पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलमोस्ट 70 to 80% कोर्स कवर हो चुका था। जो बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं जिनमें मसला होता है हर किसी को, तो वो मैंने ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से यानी यूट्यूब वगैरह से सर्च करके उस टॉपिक को कवर कर लिया करता। तो मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की और ना ही मैंने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन की। और मैं आप सब लोगों को भी जो लास्ट में 2 मंथ्स रहते हैं MD-CAT के लिए, तो उसमें ज़रूरी है, तो उसमें मैं आप सब लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्रैश कोर्स ना करें और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें या ऑनलाइन यूट्यूब से जिस टॉपिक में मसला होता है सर्च कर लिया करें और उसे वहाँ से समझ लिया करें। आज मैं जिस डेट पे वीडियो बना रहा हूँ यानी ये ऑलमोस्ट जनवरी का महीना है और मतलब जनवरी के एंड है, अभी फरवरी स्टार्ट होगी और जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का MD-CAT हो। तो जो लोग रिपीट कर रहे हैं अगर वो किसी फिज़िकल एकेडमी का भी ज्वाइन भी करे तो वो अच्छी है, क्योंकि उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स लेते हैं आपको कोर्स कवर करने में, तो उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। लेकिन क्रैश कोर्स जो आखिर में करवाते हैं 2 मंथ्स का होता है, ऑलमोस्ट 40-50 डेज़ का होता है, तो उसमें आपको कोई इतनी खास बड़ी कंसेप्ट्स नहीं समझाए जाते। और जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन भी कर देते हैं वो बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि उसका वक्त बहुत ज़ाया कर रहा है। मोस्ट ऑफ माई यूनिवर्सिटी मी अबाउट माई स्टडी रूटीन, तो उसके लिए मेरा बहुत ही सिंपल फंडा था। जिस वक्त हमारे रूम में ऑलमोस्ट 4 रूममेट्स थे, जो हमने MD-CAT के लिए रूम ज्वाइन की थी हॉस्टल में, तो उसमें हमारे साथ 3 रूममेट्स थे और वो मेरे हॉस्टल में भी रूममेट्स थे। तो हमारा रूटीन बड़ा सिंपल था, हमें जिस वक्त नींद आती उस वक्त हम नींद करते और जिस वक्त हम सबसे फ्रेश होते तो उस वक्त हम पढ़ते। हम ये कहते हैं कि जब इंसान सुबह उठता है तो फ्रेश होता है, लेकिन हमारे लिए ये सिस्टम उल्टा था। हमने बहुत ट्राई की थी हॉस्टल में, इंटरनल हॉस्टल में, जब हम कॉलेज के दौरान थे, सुबह क्लासेस उठने के लिए और रात को जल्दी सोने के लिए। इस रूटीन को अपनाने में हम कामयाब ना हो सके, तो हमने इंटरनल हॉस्टल तो हमने MD-CAT में जब तैयारी शुरू की शुरू में, तो चूंकि हमारा रूटीन सेट नहीं था। रूटीन कुछ इस तरह था कि हम पूरी रात जागे रहते, सुबह तक नाश्ता करने के बाद सो जाते और फिर दोपहर को उठते नमाज के लिए और रोटी के लिए और फिर पढ़ने बैठ जाते थे। और जब हम शाम की नमाज कर लेते तकरीबन 8-9 बजे, तो उस वक्त 1-2 घंटे के लिए सो जाते और फिर सुबह तक बैठ जाते। तो हमारा MD-CAT के लिए कुछ इस तरह का रूटीन था, बड़ा सिंपल था ये चीज़। बस आपने भी ये चीज़ करनी है, इसे ही नहीं देखना कि ये सुबह है कि शाम है। आपने MD-CAT के लिए जो लास्ट 3 मंथ्स है उसके लिए अपना रूटीन इस तरह तरतीब देना है कि जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा पुरसुकून और खामोश माहौल प्रोवाइड हो उस वक्त स्टडी करनी है आपने। और ख़ासकर अपनी जो रूममेट्स है उसको अपने साथ ही चलना है कि आपका जिस तरह रूटीन हो तो चाहिए कि उसका भी उसी तरह रूटीन हो। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स के लिए वो टाइम मैनेजमेंट है। मेरा तो टाइम मैनेजमेंट में इस तरह करता था कि मैं वीकली अपना टाइम टेबल बनाता। वीकली जो चीज़ें मैंने करनी होती है, जो चैप्टर्स मैंने पढ़ने होते हैं या जो टॉपिक्स मैंने कवर करने होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तो मैं वो वीकली बना देता। जिस तरह मैंने वीडियो में शो कर लेता हूँ आपको।
इस तरह मैं बना लेता और फिर उसको कवर करता। और वीकली ऑलमोस्ट मैं अपना वीकली बड़ा ज़्यादा टॉपिक्स डाल डालता, तो वो ऑलमोस्ट 100% तो कवर नहीं होता, लेकिन 70 to 80% कवर हो जाता। जो बाकी रहता वो मैं उसको अगली वीक के लिए डाल देता। तो इस तरह मेरा टाइम मैनेजमेंट और कोर्स वगैरह वक्त भी कवर हो जाते। सोने से पहले जब हम सारी रात जागे रहते और नाश्ता कर लेते, तो नाश्ते के बाद हम वॉक करते थे, 20 to 30 मिनट्स वॉक करते थे। तो उसमें अक्सर मैं अपनी प्लानिंग के बारे में सोचता, अपने गोल के बारे में सोचता, खासकर जब इंसान वो वाइट कोट वगैरह जो सेरेमनी वगैरह होती है तो उसके बारे में सोचता। तो वो चीज़ें बड़ी मोटिवेट करती है। अगर आप पहले से ये सोचें कि आपने इस एमडी के बाद 15 साल तक और पढ़ना है, तो वो चीज़ आपको डीमोटिवेट करेगी। तो आपने बस सिंपल इतना करना है कि आपने मेडिकल की जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें, अगर आपने अपने मेडिकल के ड्रीम अचीव करना है, तो आपको मेडिकल की जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें वो अपने सामने रखनी है और उसके बारे में सोचना है कि अगर आप कामयाब हो गए तो क्या होगा। वो खुशियाँ वगैरह, वो चीज़ें, वो वाइट कोट, वो सेरेमनी वगैरह, वो सारी, वो घर में खुशियाँ, वो माँ बाप की खुशी, वो सबको अपने जहन में लाए। तो ये चीज़ें आपको मोटिवेट करेगी और ये चीज़ें आपको स्टडी में, मतलब आपकी स्टडी को और इंटरेस्टिंग बनाएगी आपको। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू की प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है एमडी के लिए। ये आपकी मैं जब भी कोई चैप्टर कवर कर लेता, तो मैं उसके बाद फ़ौरन बाद उसके एमसीक्यू कर लेता, और जो एमसीक्यू मुझसे गलत होते मैं उस रॉन्ग एमसीक्यू को नोट कर लेता और उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लेता और उस टॉपिक को भी हाईलाइट करता कि जब मैं दोबारा रिवीजन करूँ तो मेरे जो वीक कॉन्सेप्ट होते तो मैं उसको अच्छी तरह और टाइम देकर उसको रिवाइज़ करूँ। इस तरह मुझे अपनी वीक कॉन्सेप्ट मालूम होते और मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर लेता। तो बस फिर एमसीक्यू की जो पहली बार गलत हो उस एमसीक्यू में दोबारा गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती बाकी। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ अबाउट बुक्स। जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, लोग स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि हम कौन से बुक्स फॉलो करें। तो मेरा बड़ा सिंपल था। हमारे वक्त में भी कंफ्यूजन थी कि फुल कोर्स कवर करें, सिलेबस को करें, कौन सी बुक्स करें, फेडरल को करें या पंजाब बुक्स कवर कर ले। तो मैंने एमडी के लिए जो मैंने दिया उसके लिए मैंने सिर्फ अपनी केपीके की बुक्स ही पढ़ी थे, कोई एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह नहीं देखे थे। जो मैंने इलेक्शन नोट्स से उससे मैंने देखा था और जो चीज़ बुक थे तो मैंने उसी कवर किया था। ऑलमोस्ट आपका जो एमडी होता है उसमें तकरीबन 80 to 90% जो चीज़ें एमसीक्यूज आते हैं वो आपके बुक से ही कवर हो जाते हैं। वो बाकी जो 10% है और 10 to 15% है वो आपकी प्रैक्टिस और कंसेप्ट वगैरह से हो जाते हैं। हर किसी को यही सजेशन दूंगा कि वो सबसे पहले अपनी मेन फोकस अपनी बुक को बनाए और अपनी बुक से जो चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह कवर कर लिया करें। अभी जो केस हुआ था, हमारी जो दूसरा टेस्ट कंडक्ट हुआ था, तो उसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस एंड आउट ऑफ कोर्स से फेडरल की बुक से वगैरह से आए थे। तो उन्होंने ये वजाहत की थी कि हम किसी भी बुक से एमसीक्यूज ला सकते हैं। तो मेरे आपके लिए इस टेस्ट के लिए जो दोबारा 2024 में होने वाला है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अगर फेडरल बायो पढ़ ले तो बेहतर होगा। अगर ना भी हो सके पहला, तो आपकी जो प्रोविंस की बुक्स है वो मस्ट है। अगर आप वो कवर हो जाएं, अगर टाइम है तो फेडरल की बुक्स जो फेडरल बायो है उसे कवर करें तो अच्छा होगा ये आपके लिए। केमिस्ट्री और बायो के लिए जो मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बायो जो होती है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो बायो होती है उसके लिए मैं स्ट्रांगली बुक को ही रिकमेंड करूंगा। बुक के अलावा कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप कोई टॉपिक कवर कर लेते हैं तो उसमें जो मेमोराइजिंग चीज़ होती है उसको हाईलाइट कर लिया करें। हर एक लाइन को नहीं, जो चीज़ आपको मुश्किल है मेमोराइज करने में तो उसको हाईलाइट करें। जब आप शॉर्ट रिवीजन जल्दी रिवीजन देनी होती है तो आप उसी को देखें। और केमिस्ट्री जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पोर्शन, उसको बुक के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने उसको ये रट लेना है। और जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री उसमें थोड़े बहुत कंसेप्ट्स होते हैं, उसके लिए अगर आप कोई हेल्पिंग बुक्स लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने लेक्चर नोट किए तो बस आपकी लेक्चर नोट्स ही काफ़ी है। इसके लिए कोई और ज़रूरत नहीं है किसी और बुक को पढ़ने की। अगर फिर भी आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के लिए कोई हेल्पिंग बुक्स लेते तो अच्छी बात है। और इस तरह फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स और सेकेंड ईयर की फिज़िक्स है तो उसके एमसीक्यू को समझने के लिए अगर आप कोई हेल्पिंग बुक्स ले तो बुरी बात नहीं होगी। इसलिए पॉइंट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे मैं अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही होती है कि हर वीकली मॉक टेस्ट दिया करें। और जितनी भी मैंने इस तरह किया था कि मैंने फर्स्ट ईयर की जो जितने भी टेस्ट थे एक एकेडमी में दिए थे
टॉपिक वाइज जो वीकली होते हैं, और सेकेंड ईयर के टेस्ट मैंने नहीं दिए थे क्योंकि हमारे साथ टाइम बहुत कम रह गया था MD-CAT के लिए, तो हमने सेकेंड ईयर के सिर्फ ग्रैंड टेस्ट ही दिए थे। और जब लास्ट 10 डेज बाकी थे MD-CAT के लिए, तो मैंने दीगर जो प्लेटफॉर्म होते हैं मॉक टेस्ट लेने वाले, तो मैंने उनकी टेस्ट भी फ्रेंड कर लिए थे। और तो मैंने लास्ट 10 डेज में ऑलमोस्ट 10 to 15 टेस्ट जो होते हैं वो मैंने कवर कर लिए थे। और टोटल जो मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, कुछ एकेडमी में, कुछ अपने साथ, कुछ वगैरह, उन सब में तकरीबन 20 to 25 थे। तो इस तरह मॉक टेस्ट के ज़रिए मेरे 4000 to 5000 MCQ मॉक टेस्ट में ही कवर हो चुके थे। तो वो MCQ और उसमें जो रॉन्ग MCQ थे मैंने उसको हाईलाइट किया था और उस टॉपिक को दोबारा देखा था। और लास्ट 10 डेज में जो MCQ मैंने गलत किए थे तो मैंने उसको दोबारा देखा था उन टॉपिक्स को। तो इस तरह जो आपके वीक मॉक टेस्ट है, आपको अपनी जो वीकनेस है, वो वीक पॉइंट्स है, वीक कंसेप्ट है, वो आपको पता चल जाते हैं। तो आप उसे दोबारा गलत नहीं करते। ज़रूरी नहीं कि आप अगर आपके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए तो आपके MD-CAT में भी कम आए। मेरे जो शुरू में आए थे मॉक टेस्ट में 150, 130, 140 भी आए, तो ये ज़रूरी नहीं है। और 180 तक भी क्रॉस हो चुके हैं। और मैंने ऐसे बंदों को भी देखा है जो मॉक टेस्ट में हाई मार्क्स लेते लेकिन MD-CAT में गिर गए। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी मॉक टेस्ट के ज़रिए अपनी MD-CAT की जो टेस्ट है उसकी मार्क्स गेस करें। बस आपने मॉक टेस्ट इसलिए देने कि आपको अपनी वीक कंसेप्ट्स का पता चल जाए। 7 पॉइंट्स अबाउट इंग्लिश, जो कि सबके लिए बड़ी मुश्किल होती है और कंफ्यूजिंग भी रहते हैं। MD-CAT में इंग्लिश बड़ी जनरल आती है। जो उन्होंने सिलेबस दिया था हमारा, हमने उस सिलेबस को कवर किया था, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव वॉइस फिक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। और बाकी जो इन 2 टेस्टों में हमने तो पहला एक टेस्ट दिया था, तो रिकंडक्ट को दोबारा बेसिक टेस्ट दिया। तो इन 2 टेस्ट में मुझे इंग्लिश में ये पता चला कि इंग्लिश में पहले टेस्ट में भी 4-5 MCQs हमारे जो वोकैबुलरी के MCQs थे वो भी हमारी टेक्स्ट बुक से आए थे। और जो दूसरी टेस्ट थे उसमें भी MCQs वोकैबुलरी के जो MCQs थे और जो ग्रामर पोर्शन था उसको टच किया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप KPKC दे रहे हैं टेस्ट, तो आपको FSC फर्स्ट ईयर और पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो ग्रामर पोर्शंस है, खासकर ग्रामर पोर्शंस, आपने उसको अच्छी तरह कवर करने हैं क्योंकि उससे अक्सर MCQs आ जाते हैं। This is the best way that I can explain my journey। अगर फिर भी आपको कोई मसला है, कोई confusion है, तो comment your queries, I will answer in my next video। Thank you। Allah Hafiz।